हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम नया टॉपिक करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 12th का टॉपिक है, अच्छे से करवाएंगे आपको। और इसमें कोई भी डाउट है किसी को तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहले जनरल देखेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर इन द यंग वंस प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल्स टू देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शंस के अंदर एक जो यंग वंस बनते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। दिस फिनोमिनन इज सिग्निफिकेंट इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्यों जरूरी होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी होता है कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उनके ऑफस्प्रिंग आगे बन जाएंगे, फिर उनसे उनके ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे, कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या है वो स्पीसीज मेंटेन रहे। इसके लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। टिपिकली रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंगल सेल एंटिटीज सच एज अमीबा टू मल्टीसेलुलर एंटिटीज ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म सच एज ह्यूमन बीइंग्स। रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है उनकी जनरेशन्स को मेंटेन करने के लिए। चाहे वो स्मॉल सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा होता है, चाहे वो फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जस्ट लाइक एज ह्यूमन बीइंग। सभी के अंदर रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशंस। रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट in two phases या two modes depend upon the participation of one or both parents। रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं, या तो एक पेरेंट्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है या फिर दोनों पेरेंट्स उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर एक पेरेंट्स पार्टिसिपेट करता है दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर बोथ पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर दैट इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि जरूरत क्यों होती है रिप्रोडक्शन की, जो हम बता भी चुके हैं कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। एज ए रिजल्ट सस्टेन ए बैलेंस इन द इकोसिस्टम अमंगेस्ट डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स प्रिसीवली। सभी को बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो भी हैं और एनवायरनमेंट के अंदर उन सबको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, सभी स्पीसीज की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट रिप्रोडक्शन लाइफ दैट इज थ्रिवन नाउ वुड सीज। जो भी अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म आगे बनेंगे नहीं उस स्पीसीज के, तो सारी चीजें लाइफ क्या है बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, सीज कर जाएगी। रिप्रोडक्शन आल्सो फैसिलिटेट इवोल्यूशन ड्यू टू वेरिएशन अराइजिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू द इंटरमिंगलिंग ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, इवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही क्या है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन होता किस तरीके से है कि जब रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, तब मियोसिस के ड्यूरेशंस में वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं जो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होती हैं, और वो वेरिएशंस इकट्ठा होती रहती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशंस। और एक स्पीसीज के अंदर अलग अलग वेरिएशंस जब आती हैं तो उसके बाद वो एक पर्टिकुलर टाइम्स के बाद न्यू स्पीसीज में इवॉल्व कर जाती हैं, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। और इवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो उन गैमेट्स में जो मियोसिस प्रोसेस होता है, मियोसिस में जो ये फेजेस आती हैं मियोसिस के अंदर, इंटरफेज के प्रोफेज के अंदर, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है और उसकी वजह से जो भी वेरिएशंस होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और वेरिएशंस होने के थ्रू ही क्या है न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, और वेरिएशंस ही क्या होती हैं, इवोल्यूशन का रीजन होती है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस, टू टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शंस के। फर्स्ट वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस ए न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन ऑफ द सिंगल पेरेंट ओनली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर हमेशा क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होगी। The produced offsprings are not only identical but are also the exact copy of their parent, because in this process a single parent divides itself to reproduce into offspring। जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होगी, और जो भी ऑफस्प्रिंग आगे बनेंगे वो ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल जीरोक्स कॉपीज होंगे अपने पेरेंट्स की, क्योंकि एक ही पेरेंट क्या है डिवाइड करता है और उसी के डिवाइड होने से उसका ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन हुआ है। That's why
कि जो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एग्जैक्टली कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स की। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आगे टाइप्स देखते हैं तो अलग अलग टाइप्स हैं, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हम वन बाय वन देखते हैं इनके अंदर कि बर्डिंग किसके अंदर होती है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, बाइनरी फिजन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किन प्लांट्स किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होती हैं, उनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बर्डिंग। बर्डिंग इज ए मोड ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शंस whereas a small organism develop as an outgrowth from the body of parent organism। बर्डिंग क्या होती है कि एक ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ये एक आउटग्रोथ है जो वो बनी है जिसको हम बड बोलते हैं। यही इन्होंने बताया है कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, नया ऑर्गेनिज्म किससे बनेगा, एक पर्टिकुलर आउटग्रोथ से जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर बनेगी पहले। द आउटग्रोथ कंटिन्यू टू ग्रो इन साइज अंटिल इट डिटैच एंड बिकम एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो आउटग्रोथ है, ये जो बड बनी है वहां पर, ये तब तक बनेगी जब तक वहां से पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं हो जाती और इतनी कैपेबल नहीं हो जाती कि वो उससे डिटैच होने के बाद इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव कर जाए। तब तक ये आउटग्रोथ उस पेरेंट बॉडी के ऊपर ही क्या है, ग्रो करती रहेगी। इन सर्टेन सेल्स बर्ड्स में बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी व्हाइल इन अदर्स बर्डिंग इज लिमिटेड टू स्पेशलाइज्ड एरिया। बर्ड का क्या होता है कि स्पेसिफिक एरिया पे मोस्ट ऑफ बनती हैं या फिर उस पेरेंट बॉडी की स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ही जो बर्ड है उसकी फॉर्मेशन होती है, वो स्पेशलाइज्ड एरिया होते हैं बर्डिंग के लिए। ये देखो हाइड्रा के अंदर हम दिखाते हैं कि यहाँ साइड से क्या है, इसकी बर्ड बनना स्टार्ट हो गई है, फिर बर्ड ग्रो करेगी और उसके बाद ये बर्ड डेवलप कर जाएगी माउथ और टेंटेकल्स के अंदर, और उसके बाद ये इससे यहाँ से अलग होकर अलग इंडिविजुअल के अंदर फॉर्म कर जाएगी और नया इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव करने के कैपेबल हो चुका है, तब जाकर बर्डिंग क्या है, अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होती है। एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर बर्डिंग देखी जाती है बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, फंजाई में मेनली ईस्ट के अंदर, प्रोटोजोअन्स में हाइड्रा के अंदर, स्पेसिफिक जो हम हाइड्रा के अंदर देखते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर भी देखी जाती है बर्डिंग। तो हमने हाइड्रा की ये देखी है कि हाइड्रा में पेरेंट बॉडी है, इसके ऊपर बर्ड ग्रो करना स्टार्ट हुई, उसके बाद पहले अराइज हुई, उसके बाद ग्रो किया और ग्रो करने के बाद वो मैच्योर हो गई है और मैच्योर होने के बाद वहाँ से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव कर जाती है। तो ये सब कुछ था बर्डिंग इन हाइड्रा के अंदर। तो हम इसकी थ्योरी देखते हैं एक बार। ए स्मॉल बर्ड डेवलप फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा रिजेंबलिंग ए टीनी प्रोजेक्शंस थ्रू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। बार बार रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन के होने से स्मॉल बर्ड की अपीयरेंस हो जाती है पेरेंट बॉडी के ऊपर। डेवलपमेंट बर्ड स्टार्ट टू ग्रो इन साइज बाय रिसीविंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। और जो ये बर्ड बनती है ये डेवलप करती है जो पेरेंट बॉडी है उसी से न्यूट्रिएंट गेन करके, तब उसका साइज बढ़ता चला जाता है। ग्रोथ स्टार्ट विद द डेवलपमेंट ऑफ द माउथ एंड स्मॉल टेंटेकल्स। उस बर्ड के अंदर अब छोटे छोटे से टेंटेकल्स ग्रो कर जाएंगे और माउथ की फॉर्मेशन हो जाएगी। आफ्टर 2 to 3 days द मैच्योर बर्ड गेट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड स्टार्ट फंक्शनिंग एज अ इंडिविजुअल हाइड्रा। 2 और 3 दिन के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, जब उसके अंदर माउथ और टेंटेकल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद वो उस पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा के अंदर वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल है जैसे इसके अंदर हाइड्रा वल्गारिस, हाइड्रा ओलिगोकैक्टिस, हाइड्रा ऑक्सीसिनेडिया, हाइड्रा कैनेडेंसिस। तो आपको स्पेसिफिक इसके अंदर हाइड्रा को याद करना है कि हाइड्रा के अंदर बर्डिंग कैसे होती है। ईस्ट के अंदर बर्डिंग कैसे होती है वो देखते हैं। A small with a start it start with the softening of a small portion of the parent cell wall। ईस्ट के ऊपर क्या होती है, एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, वो क्या होगा, पहले सॉफ्ट होगा क्योंकि उसके बाद ही क्या करेगी वो बर्ड वहां से निकल पाएगी। उसके बाद क्या होगा कि फॉलोड द डेवलपमेंट ऑफ ए स्मॉल प्रोट्रूबरेंसेस। प्रोट्रूबरेंस होता है इस तरीके का उभार जो होता है, जो बाकी जाकर बर्ड की फॉर्मेशन करती है, उसको हम बोलते हैं प्रोट्रूबरेंसेस। ऑन वन साइड ऑफ द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी के ऊपर इस तरीके की उभार है जो प्रोट्रूबरेंसेस है, बर्ड है, ग्रोइंग बर्ड है, वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल ओकर साइमल्टेनियसली, so the parent genetic material can be passed to the new bird through with along other cell organelle।
अब जब नई सॉफ्ट सी बड बन रही है उसके ऊपर, तो उसके अंदर भी क्या न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होती है, तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा उसके अंदर, वो जेनेटिक मटेरियल भी उसके अंदर पास हो जाएगा उस बड के अंदर, और कुछ सेल ऑर्गेनेलिज जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स और देयर प्रोसेसेस, सेल ऑर्गेनेलिज भी डिवाइड करके उसके अंदर ट्रांसफर कर जाती है। ए नैरोइंग और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स अराउंड द साइट ऑफ बडिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्यू सेल वॉल और सेप्टम। अब इस तरीके से देखो इसके अंदर, यहाँ पर पहले ये थोड़ा सा इस तरीके का क्या है उभार प्रोट्रूबेंस है वो स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। अब इस तरीके से ये क्या है डिटैच होने की लेयरिंग में आ जाती है इस टाइप से। तो इन्होंने क्या कहा कि नैरो कॉन्स्ट्रिक्शंस जो हमने बताया आपको, वो छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है इस तरीके से जो बड बनी है उसके अंदर ये जो उभार होता है यहाँ पर अलग होने का, ये कॉन्स्ट्रिक्शंस होती है, यहाँ से अलग होता है जो, दैट वन इज नैरोइंग और कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट्स अराउंड द साइट ऑफ बडी with the development of a new shell wall and a septum. A ring of constrictions grow, the septum start to grow inward, thus formation a primary septum and then a secondary septum. अब इसके अंदर ये जो अलग करने के लिए यहाँ पर सेप्टा की फॉर्मेशन होती है, इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स है ये ईस्ट की, इन दोनों ईस्ट को अलग करने के लिए, इस बड को अलग करने के लिए यहाँ पर सेप्टा की फॉर्मेशन होते हैं। पहले प्राइमरी सेप्टा बनता है, उसके बाद इसके यहाँ पर सेकेंडरी सेप्टा की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेप्टा इज अकम्पेन्ड बाय द सेपरेशन ऑफ द टू सेल्स। सेप्टा की सब फॉर्मेशन हो जाएगी तो दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। Once the new individual yeast cell has separated from the parent cell, और उसके बाद जो ये बड है ये पेरेंट ईस्ट सेल से अलग हो जाएगी। The latter can then start another budding cycle and once it is ready, उसके बाद वो दोबारा पेरेंट सेल क्या है नई बड के लिए फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगी, न्यू बड की फॉर्मेशन करेगी, और उसके बाद ये प्रोसेस है जो है बडिंग साइकिल स्टार्ट होता रहेगा, चलता रहेगा इसी तरीके से, क्योंकि ईस्ट को ग्रो करने के लिए बड की ही फॉर्मेशन करनी होती है। बाय रिपीटिंग दिस प्रोसेस बडिंग प्रोड्यूस व्हाट अपीयर टू बी ए चेन ऑफ ईस्ट सेल्स अंडर ए माइक्रोस्कोप। तब जब आप ईस्ट को स्टडी करते हो माइक्रोस्कोप्स के अंदर, तो उस पर जब बडिंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो वहाँ पर चेन सी दिखाई देती है इस तरीके से कि बड करके फॉर्मेशन हुई है ईस्ट के ऊपर, और वो अलग अलग क्या है इस तरीके से अटैच हुई है उससे। एट द सेम टाइम पेरेंट सेल्स में ऑल्सो स्टार्ट प्रोड्यूस्ड ए न्यू बड अराइजिंग इट टू अपीयर ब्रांच्ड। पेरेंट सेल के अंदर दो और से ज़्यादा क्या है वहाँ पर ब्रांचिंग, ये चेन है, इसके साथ साथ यहाँ पर अलग से भी क्या है इसके अंदर बड की फॉर्मेशन होती रहती है, जो जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। तो मेनली ये जो ईस्ट कौन सी होती है सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस, जिसके अंदर ईस्ट को हम बडिंग को हम स्टडी करते हैं। ये देखो ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल के अंदर ये क्या प्रोट्रूबेंसेस है, आगे की तरफ उभार हो गया है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेलिज वो डिवाइड करेंगी, इसके अंदर चले जाएंगी, यहाँ पर सेप्टा की फॉर्मेशन होगी, और सेप्टा की फॉर्मेशन होने के बाद ये अलग हो जाएगी, आगे मैच्योर करती रहेगी, और आगे क्या है ये एक चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से ईस्ट के अंदर चेन ऑफ बर्ड्स है जो वो फॉर्मेशन होती है। बैक्टीरिया के अंदर भी बर्ड देखी गई है। ए स्मॉल बर्ड फॉर्म एट द वन एंड ऑफ द मदर सेल और ऑन फिलामेंट्स गाइड द प्रोथिका। बैक्टीरिया के अंदर फिलामेंट्स ऑफ बर्ड्स होते हैं जिसको हम प्रोथिका बोलते हैं। विद ग्रोथ द बर्ड कंटेन ए लार्ज वाइल द साइज ऑफ मदर सेल रिमेन कांस्टेंट। जब बर्ड की ग्रोथ होती है तो वो साइज में बढ़ जाती है, लेकिन पेरेंट जो बॉडी होती है या फिर मदर सेल जो होती है बैक्टीरिया की वो कांस्टेंट होती है साइज के अंदर। दिस इज फॉलोड बाय द DNA replications in the mother cell and their separation into the bud। उसके अंदर अब क्या होगा, DNA रेप्लिकेट करेगा, जैसे ईस्ट के अंदर हुआ था कि दोनों सेल्स को भी क्या है जेनेटिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। When the bud is almost the same size as mother cell, it gets separated from to form a new individuals। जब ये बर्ड पेरेंट बॉडी के जैसी हो जाएगी, मदर सेल के जैसी हो जाएगी, तो नहीं साइज गेन कर लेगी, तब ये अपनी मदर बॉडी से डिफरेंट सेपरेट आउट हो जाएगी और एक न्यू इंडिविजुअल के अंदर सर्वाइव करना स्टार्ट कर देगी। बैक्टीरिया के अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया है, रोडोस्पिनोमा है, रोडोस्यूडोनोमा है जो, और प्लैक्टिमाइसिस है, इन सब के अंदर क्या है इस तरीके की जो बडिंग है बैक्टीरिया के अंदर वो देखी गई है। ये देखिए ये पेरेंट बॉडी है बैक्टीरिया की, और इनके पास क्या है ये
बड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, ग्रो करता है, और जब अपनी पेरेंट बॉडी जैसा हो जाता है ये बड, ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफर सेपरेट आउट हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल के अंदर सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है। प्लांट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जिसमें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वहाँ भी देखेंगे इसके अंदर, लेकिन बडिंग का भी प्रोसेस इसके अंदर दिखाई देते हैं। जैसे बडिंग कैन आल्सो बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियल बाय द हॉर्टिकल्चर, ए प्रोपेगेशन टेक्निक होती है नॉन एज द ग्राफ्टिंग, जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बड और स्कियोन फ्रॉम वन प्लांट इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द अनदर अलाउिंग बोथ पेरेंट्स टू ग्रो टुगेदर। एक प्लांट से क्या किया जाता है, पार्ट लिया जाता है जिसको स्कियोन बोलते हैं, उसको निकालकर दूसरे प्लांट के अंदर सेम साइज का पार्ट वहाँ से निकालकर उसके अंदर उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है, जैसे ये है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। एग्जाम्पल जैसे रोज प्लांट होते हैं, रोज प्लांट्स के अंदर ये देखा जाता है, रोज प्लांट्स के अंदर इस मेथड्स को यूटिलाइज करके हॉर्टिकल्चर्स के थ्रू, न्यू प्लांट्स की टेक्निक्स के थ्रू उसको डेवलप किया जाता है, जिसमें उसके अलग अलग वेराइटीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती है, अलग अलग टाइप के रोज प्लांट्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द बडिंग और द ग्राफ्टिंग टेक्निक्स। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती हैं बडिंग की? अगर हम एडवांटेज की बात करते हैं तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शंस का, जिसके थ्रू बहुत जल्दी जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो किए जा सकते हैं। ओनली रिक्वायर ए सिंगल पेरेंट एंड डज नॉट नीड ए मेटिंग पार्टनर फॉर द रिप्रोडक्शन टू हैपन। एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं होती है। अलाउ गुड जीन टू द पेरेंट टू बी पास डाउन टू द डॉटर सेल्स। अच्छे जीन्स क्या होते हैं, पेरेंट से उसकी डॉटर सेल्स के पास ट्रांसफर हो जाते हैं और उनका जो भी रिजल्ट आता है दैट इज गुड फॉर दैट। डिसएडवांटेज क्या होती है, जो भी अडेप्टेशंस होंगी एनवायरनमेंट के लिए रिक्वायर्ड की, चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो अडेप्टेशंस रिक्वायर्ड होती हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए वो उनके अंदर ओरिजिनेट नहीं होती हैं, और एक्सटिंक्शंस का जो रिस्क होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडप्ट नहीं कर पाएंगे। अडप्ट नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे, उस एनवायरनमेंट से, उस इकोसिस्टम से रिमूव हो जाएंगे, अपने आप को सर्वाइव करवाने में वो कैपेबल नहीं होते हैं। न्यू वेराइटीज जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स में वो नहीं बनती हैं, क्योंकि वहाँ पर मियोसिस नहीं होता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती हैं। अगर नहीं होती हैं तो वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होती हैं। तो ये डिसएडवांटेज हैं बडिंग के। अब हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। इन द बाइनरी फिजन इट इज अ कॉमन मेथड ऑफ रेप्लिकेशन इन द यूनिसेलुलर, जस्ट लाइक एज द मोनरा एंड द प्रोटिस्टा। इनके अंदर बाइनरी फिजन को स्टडी किया गया है। सेल डिवाइड इनटू द टू हाफ्स एंड मल्टीपल्स। बाइनरी मीन्स क्या होता है, टू, फिजन मीन्स टूटना, कि पहले क्या करे वो ऑर्गेनिजम्स किसमें, टू पार्ट्स में टूटेगा और दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सर्वाइव करेंगे। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड एंड देन फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मा। उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्मा डिवाइड करेगा, जस्ट लाइक एज द मियोसिस और द माइटोसिस, जिसमें पहले क्या होता है न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्मा डिवाइड करता है। जो डॉटर सेल्स हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल्स होंगी, क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनी है। दे आर फॉलोड आफ्टर माइटोटिक डिवीजन। इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी जिसके थ्रू वो एक दूसरे से अलग होंगे। समटाइम न्यूक्लियस डिवाइड एमेटोटिकली गिविंग राइज टू द मल्टीपल न्यूक्लियर विदाउट साइटोप्लाज्म डिविजन्स। लेटर साइटोप्लाज्मा एक्यूमुलेट अराउंड ईच न्यूक्लियाई गिविंग राइज टू मैनी ऑफस्प्रिंग। इसको हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। होता क्या है मल्टीपल फिजन के अंदर, कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसने अपने न्यूक्लियस को क्या किया, बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पर कॉपी कर लिया है। उसके अंदर अलग अलग डिवीजन होने के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ गए हैं, और बाद में क्या होगा कि ये अपने न्यूक्लियस के सराउंड में साइटोप्लाज्मा को कैरी ऑन कर लेगा और ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में सर्वाइव करेंगे। तो ये आता है मल्टीपल फिजन, दिस वन। और सभी क्या हो जाएंगे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अडप्ट कर जाएंगे। दैट इज नोन एज द मल्टीपल फिजन। More than two offspring are produced through the fission process. That is the multiple fission. पैरामीशियम और अमीबा के अंदर ये देखा जाता है। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर भी देखा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यूग्लिना के अंदर होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम के अंदर होता है। सिंपल कि नॉर्मल एक से और पेरेंट बॉडी से दो अलग अलग पेरेंट बॉडी ऑफस्प्रिंग बॉडीज के अंदर डिवाइड होना। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लेंथ वाइज। ट्रांसवर्स जो पैरामीशियम की बॉडी होती है उसमें जो ट्रांसवर्स सेक्शंस के थ्रू डिवाइड करता है, तब हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन दैट ऑकर इन द पैरामीशियम।
ये देखो बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होगा, दो अलग अलग न्यूक्लियस हो जाएंगे, सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से अलग होकर यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे। टू डॉटर सेल्स, बाइनरी मीन्स टू, दो सेल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। बात करते हैं हम फ्रेगमेंटेशन की। दिस इज ए कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द मैनी एल्गी एंड द फंजाई। ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशंस एल्गी और फंजाइस के अंदर देखा जाता है। बॉडी ब्रेक इनटू द पीसेज एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। फ्रेगमेंट्स क्या होता है, टुकड़ों में टूटना। जब एक ऑर्गेनिजम्स के बाद टुकड़े क्या होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत अलग अलग फ्रेगमेंट हुए, और फ्रेगमेंट्स क्या है, सभी एक ऑर्गेनिजम्स में कैपेबल हैं सर्वाइव करने के लिए, एक ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएंगे, तो दैट इज द फ्रेगमेंटेशंस। स्पाइरोगायरा के अंदर होता है यूरोथ्रिक्स, राइजोपस, स्टारफिश, प्लेनेरिया, हाइड्रा आल्सो रिप्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेगमेंटेशंस। कुछ पार्ट इनका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी देखा गया है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ये देखो अडल्ट हाइड्रा है, फ्रेगमेंटेशंस में क्या होगा, ये यहाँ से टूट गया, ये अलग हाइड्रा में चेंज हो जाता है और ये अलग हाइड्रा में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर दो हाइड्रा की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू द फ्रेगमेंटेशंस। अगर ये एक से इसको और ज़्यादा तोड़ देंगे, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, तो ये अलग अलग 4 इंडिविजुअल्स में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो जाता है। साइज छोटा होता है, आफ्टर ग्रोथ वो साइज को गेन कर लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर फॉर्मेशन भी देखा जाता है। एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशंस टेक्स प्लेस इन द स्पेशल स्ट्रक्चर इन वेरियस स्टेजेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ के अंदर स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को स्टडी किया गया है। और ये स्पोर फॉर्मेशन होते तब हैं जब उनके लिए वो एनवायरनमेंट कैपेबल नहीं होता है। अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं, एनवायरनमेंट उनको सर्वाइव करने के लिए अलाउ नहीं करता है, तो वो स्पोर की फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेते हैं। और जब ये वैसे ये स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दे डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न। जब भी उनके लिए ये स्पोर की फॉर्मेशन हो चुकी है, इस तरीके के जो राउंडेड सी शेप के स्पोर्स होते हैं, टफ लेयर होती है ऊपर एक, और ये स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। जब तक इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं आएंगे, ये इसी फॉर्म में रहेंगे, और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे इनके लिए, तो ये क्या है, सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अमीबा फॉर्म द 3 लेयर्ड सिस्ट, जिसको हम एंसिस्टेशंस बोलते हैं। सिस्ट फॉर्मेशन इज नोन एज द एंसिस्टेशंस टू एस्केप अनफेवरेबल कंडीशंस। अपने आप को बचाता कैसे है अमीबा, 3 लेयर की सिस्ट बना लेता है अपने बॉडी के चारों तरफ, जिसको हम एंसिस्टेशंस बोलते हैं। और जब भी ये अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो सिस्ट में रहेगा, और जब कंडीशंस फेवरेबल आ जाती हैं, दे अंडरगो मल्टीपल फ्यूजन एंड फॉर्म द मैनी सूडोपोडिया स्पोर्स। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, अपने आप को मल्टीपल फ्यूजन्स के थ्रू एक से ज़्यादा नंबर में डिवाइड कर लेंगे, और उनको चेंज कैसे होंगे, वो सूडोपोडिया स्पोर्स। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फिट, ऐसा लगेगा कि वो मोटाइल हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली फुट्स नहीं होते हैं उनके लिए, उनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया स्पोर्स। द सिस्ट वॉल ब्रस्ट ओपन, अब सिस्ट वॉल क्या करेगी, टूट जाएगी, अब उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। जब सिस्ट वॉल ओपन होती है, टूटती है, दैट इज द स्पोरुलेशन की स्पोर क्या जर्मिनेट करने के लिए कैपेबल हो रहा है। द स्पोर्स आर रिलीज्ड एंड दे फॉर्म मल्टीपल अमीबा। अब स्पोर्स वहां से रिलीज कर जाएगा और अलग अलग अमीबास के अंदर, क्योंकि वहां पर क्या है, वो नंबर मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू आया है, तो मैनी अमीबास के अंदर वो ग्रो कर जाएगा। जू स्पोर्स, जू मीन्स एनिमल्स के लिए हम यूज करते हैं, तो एनिमल्स क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, इसलिए इनको मोटाइल बोला जाता है। जू स्पोर्स मोटाइल्स होते हैं, किसके अंदर होते हैं, कैलमाइडो मोनास के अंदर, यूलोथ्रिक्स, ऑर्डोगोनिया, इनके अंदर ये स्टडी किए गए हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड द कैलमाइडोस्पोर्स राइजोपस के अंदर देखे गए हैं, जो नॉन मोटाइल होते हैं। पेनिसिलिन और के अंदर जम्यूल्स होते हैं, जो स्पंज के अंदर भी मिलते हैं। एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल, जो यूलोथ्रिक्स, और एकाइनेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, जो नोस्टॉक के अंदर देखी जाती है। ये स्पेसिफिक नाम है स्पोर्स के, कि जैसे एकाइनेट्स की जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है और नोस्टॉक के अंदर देखी गई है, वहाँ पर स्टडी की जाती हैं। तो ये स्पेसिफिक नेम्स होते हैं स्पोर्स के, तो उनको आपको अच्छे से याद करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ये देखो, यहाँ पर ये स्पोरेंजियोस्पोर होता है, जिसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। वहाँ पर स्पोर्स जब बनते हैं तो अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, जब यहाँ पर इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, तो ये अलग अलग स्पोर्स इस सिस्ट वॉल को तोड़कर बाहर आ जाएंगे और अलग मैनी ऑर्गेनिजम्स के अंदर
अपने आप को कैपेबल कर लेंगे और ऑर्गेनिजम्स में डेवलप करने के लिए। तो ये सभी क्या है, स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द प्लांट। Many plants are propagated from the vegetative parts. Vegetative parts और reproductive parts दो पार्ट होते हैं प्लांट के ऊपर। वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जैसे स्टेम, रूट्स, लीव्स, ये सब होते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, जैसे फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है, वो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो कर रहा है तो हम उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस बोलते हैं। These are known as the vegetative propagals. Mostly they contain nodes which on contact with the soil and nutrients develop roots and form a new plantlets. यहाँ पर क्या बताया कि ज़्यादातर क्या होती है, नोड्स होती हैं। नोड्स जैसे एक प्लांट है उसके बीच में इस तरीके की एक डिमार्केशंस है, दैट इज़ द नोड, और इनको यहाँ से अगर आप डिटैच कर दोगे और उसको सॉइल के अंदर डिप कर दोगे, वहाँ पर उसको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मिलती है, तो ये न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो कर जाता है। यहाँ पर कोई भी सीड का ग्रो नहीं हुआ है, ये पार्ट यहाँ से कट किया गया था, जैसे स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो वो उसके अंदर ग्रो कर जाएगी, इसलिए इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस बोलते हैं। एग्जाम्पल है जैसे रनर ग्रास, रनर के थ्रू लॉन्ग ग्रास ग्रो करती है, सकर्स के थ्रू मिंट ग्रो करता है, जर्मिनेटिव आई बर्ड्स के अंदर पोटैटो ग्रो करता है। पोटैटोस को देखा होगा ना कि जब इनका सीजन आता है तो उनके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे से आइज बन जाती हैं, वाइट वाइट से आउट ग्रोथ होती हैं, दैट आर द आइज बर्ड, और वो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वो वहाँ से ग्रो किए जा सकते हैं अलग न्यू पोटैटोस के अंदर, तो उनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के अंदर काउंट करते हैं। जैसे लीफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम जो होता है वो लीफ के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेट करता है। ऑफसेट इचोर्निया के अंदर देखा जाता है, बुलबिल अगेव के अंदर देखा जाता है। राइजोम के थ्रू बनाना, जिंजर ग्रो करते हैं, रूट्स के थ्रू डलिया ग्रो करता है, स्वीट पोटैटो ग्रो करता है। और वाटर हाइसिंथ इज आल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ आप लोगों ने देखा होगा, तो जो जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बड़े बड़े लीव्स होते हैं वाटर हाइसिंथ के, और वो बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है टेरर ऑफ बंगाल। बहुत रेपिडली वो ग्रो करते हैं और ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और वाटर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, फिश की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स, जो फिशेज या फिर वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स उस एक्वेटिक बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन की क्राइसिस हो जाता है और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। Many plants are artificially grown by the vegetative methods as it is easier and faster. Vegetative propagations के थ्रू या vegetative methods के थ्रू हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करते हैं और बहुत इजी भी ग्रो हो जाते हैं और वो बहुत रैपिडली भी ग्रो होते हैं, फास्ट ग्रोथ होती है उनकी। इट इज़ कमर्शियली ए मोर प्रोडक्टिव मेथड। अगर कमर्शियली देखें, हम इनकम सोर्सेज के थ्रू देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव मेथड होता है ये। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर हम स्टडी करते हैं कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू ग्राफ्टिंग, इन सब के थ्रू भी क्या हम और जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करवा सकते हैं। कटिंग ऑफ स्टेम, जिसके अंदर हम नोड्स को ग्रो करवाएंगे, रोज प्लांट्स के थ्रू होता है, शुगर केन के अंदर होता है। कटिंग ऑफ रूट्स लेमन के अंदर होती हैं, टैमरिंड्स के अंदर होते हैं, कि रूट्स को अगर हम तोड़ के उनकी सॉइल के अंदर प्रोपेगेट कर देते हैं तो वहाँ से वो फुल प्लांट है जो फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। ये है सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द प्लांट। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, हमें स्टोलन दिखाया गया, रनर जिसको बोलते हैं, कि ये मेन प्लांट बॉडी थी, यहाँ से इसकी छोटी सी ब्रांच स्टार्ट हुई और यहाँ पर आके न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर गई। किसी ने यहाँ से ना तो किसी सीड को लिया है, किसी दूसरे पार्ट को भी नहीं लिया, सिर्फ यहाँ से खुद से ही वो ग्रो किया और दूसरी जगह सॉइल मिलते ही वहाँ पर अटैच होते ही न्यू प्लांट बॉडी के अंदर वो फॉर्मेशन है जो उसकी हो जाती है, या फिर न्यू प्लांट बॉडी है तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर होता है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एग्जाम्पल में जैसे हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को एक बात करते हैं तो अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, इन सब के अंदर भी क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन देखा हमने, हाइड्रा के अंदर, यीस्ट के अंदर हमने बडिंग को देखा है। प्लांट स्पीसीज की बात करते हैं तो जिंजर, पोटैटो, शुगर केन, अगेव, ब्रायोफाइलम, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स के अंदर जैसे स्टारफिश होती है, ब्लैक वॉर्म्स होते हैं, वो फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सभी क्या थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस थे।
एडवांटेज क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की कि सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं, दूसरे मेटिंग पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फास्ट होते हैं कंपैरिजनली टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, प्रोसेस बहुत जल्दी ग्रो करता है, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, द होल प्रोसेस इज लेस कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सिंगल इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट होती है, कैन टेक्स प्लेस इन द वेरियस एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट चेंज भी हुआ है, वेरिड एनवायरमेंट चेंज हुआ है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर भी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को ग्रो करवा लेते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की ये एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हायर प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर या एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखा गया है। सिंपल एल्गी फंजाइज शिफ्ट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एट द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशंस। जब भी इनके लिए एडवर्स कंडीशंस आती हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं। Conjugation in Paramecium, a unicellular protozoa is a rudimentary sexual reproductions. Paramecium जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर भी conjugation देखा गया है। Conjugation में exchange of genetic material होता है, इसलिए हम उनको sexual reproductions के अंदर काउंट करते हैं। अदरवाइज उसमें मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर ऐसे यूज नहीं होते हैं, वो जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं होता है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद उस जाइगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशंस में आपस में मीट करेंगे और जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट न्यू इंडिविजुअल के अंदर डेवलप कर जाएगा विच इज नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर टू द पेरेंट। आइडेंटिकल होता है कि एग्जैक्ट कॉपी, और सिमिलर होता है उनके जैसे ही दिखाई देना, और लेकिन उसमें कुछ वेरिएशंस भी होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की यही एक खासियत होती है कि वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देंगे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे क्या है चेंजिंग होंगे, बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, और वेरिएशंस के लिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही वेरिएशंस जब डिपॉजिट होता रहेगी तो बाद में जाकर ये एक न्यू स्पीसीज के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को या फिर न्यू स्पीसीज का ओरिजिन हो जाएगा। All the organism have to reach a certain stage of growth and maturity to start reproduce asexually. जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर एज डिफाइन होती है, ग्रोथ डिफाइन होती है कि यहाँ तक इस लेवल तक की ग्रोथ के बाद उनके अंदर मेच्योरिटी आएगी, तब जाकर उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर होंगे, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद ही वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट्स शो ए डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव फेज, सम आर एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। प्लांट्स के अंदर भी क्या होती है, अलग अलग प्रोडक्टिव फेज होते हैं। कुछ प्लांट्स एनुअल होते हैं, कुछ प्लांट्स बाइनियल होते हैं, कुछ प्लांट्स पेरिनियल होते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे ये बात की गई है कि स्टोलोबैरियंथस कोलंथस के कुंथियाना के अंदर जो फ्लावर्स होता है 12 साल में एक बार ही आता है। ये पूरी मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद क्या है इसके अंदर एक बार ही फ्लावरिंग आती है, कि इसका रिप्रोडक्शंस का टाइम क्या होता है 12 साल में एक बार आता है। एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एट सर्टेन स्टेजेज। एनिमल के अंदर क्या होती हैं, अलग अलग स्टेजेज होती हैं। जैसे बर्ड्स एग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, सीजनली एग देते हैं वो। प्लेसेंटल एनिमल्स के अंदर साइक्लिक चेंजेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेजेज आती हैं उसके अंदर। जैसे कुछ के अंदर ओएस्ट्रस साइकिल होता है जिसको हम हीटिंग पीरियड भी बोलते हैं। काउज, शिप एंड डॉग्स, टाइगर्स, इनके अंदर ये देखा जाता है, तब वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। प्राइमेट्स जो होते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल्स के अंदर, जहाँ पर एग की फॉर्मेशन होगी और वो एग रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होता है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैन बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट और एनिमल्स। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल्स है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो हम उसको बाइसेक्सुअल एनिमल बोलते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर अलग अलग हैं, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, मेल एनिमल अलग है और फीमेल एनिमल्स के लिए अलग बॉडी है, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल इज द सेम एज होम्योथैलिक और मोनोसियस, एंड यूनिसेक्सुअल इज आल्सो टर्म्ड एज द हेटेरोथैलिक और डायोसियस इन मैनी फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। बाइसेक्सुअल को हम ज़्यादा कोई केसेस के अंदर होमोथैलिक भी बोलते हैं या फिर मोनोसियस ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। याद रखो कि बाइसेक्सुअल का मतलब ही होमोथैलिक और मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों हैं। होमोथैलिक का मतलब भी यही होता है। और यूनिसेक्सुअल के अंदर क्या है कि अलग अलग बॉडीज हैं, मेल बॉडी अलग है और फीमेल बॉडी डिफरेंट है।
मोनोसियस प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? कोकोनट है, कुकुरबिट्स हैं, कारा है। डायसिस प्लांट की बात करते हैं तो पपाया, डेट पाम और मार्केंसिया है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, स्वीट पोटैटो, स्वीट पी, हिबिस्कस, लिली एक्सेट्रा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, पपाया, वाटरमेलन, मेज, बिटरगार्ड, कोकोनट एक्सेट्रा। इन सब के अंदर देखा गया है। मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कौन से होते हैं? अर्थवॉर्म, लिसिस, स्पंजिस, फ्लैटवॉर्म्स की एक ही बॉडी है, एक ही स्ट्रक्चर है, बॉडी है और उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। डायोसियस, कॉकरोच और बहुत सारे हायर एनिमल्स होते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड भी होते हैं, जैसे एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं। इनके अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो वो प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड द टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स वो डिप्लॉयड कंडीशंस के होते हैं। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। दे प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड गैमेट्स बाय मियोसिस एंड रिप्रोडक्टिव डिविजन्स। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी डिप्लॉयड बॉडीज होती हैं उनके अंदर मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करके थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे और जाइगोट आगे ग्रो करेगा, तब जाकर नो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो प्रोड्यूस करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स होता है जिसको हम ज़्यादातर स्पर्म बोलते हैं। फीमेल गैमेट को एग होता है। स्पर्म और एग की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दोनों फ्यूज करेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट के अंदर ग्रोथ होगी तो वो एम्ब्रियो में चेंज करेगा और एम्ब्रियो के अंदर आगे मैक्सिमम ग्रोथ होने के बाद जो भी पार्टिकुलर टाइम पीरियड होता है किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन से जो हम ज़्यादातर केस में देखते हैं तो ह्यूमन बीइंग की या फिर एनिमल्स की ज़्यादातर स्टडी करते हैं। प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो उसके बाद ही क्या है वो न्यू यंग वंस है जो वो बनेगा उसके अंदर। इस तरीके से सेक्सुअल प्रोडक्शन है जो वो कंप्लीट होता है। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शंस अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की तो न्यू ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द टू पेरेंट ऑफ द अपोजिट सेक्स। मेल और फीमेल दो ऑर्गेनिजम्स जो अपोजिट सेक्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स, वो उन दोनों के पार्टिसिपेशन के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होगा। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, डॉग, कैटल्स, एलिफेंट्स, इन सब के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो वो स्टडी किया गया है। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ इट सेट ऑफ इवेंट्स। उनमें अलग अलग इवेंट्स होंगे, जैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होगा और आफ्टर दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन मैच्योरेशन होंगे, वो सभी इवेंट्स होंगे। तो हम देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में पहले गैमेट्स की फॉर्मेशंस होगी। गैमेट्स की फॉर्मेशंस, गैमेट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेट में क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड सेट की सेल्स होती हैं जो मियोसिस के थ्रू गैमेटोसाइट सेल्स से, जो जर्मिनेटिव सेल्स होती हैं गोनेड्स के अंदर, उनसे फॉर्मेशन होती है। जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वहाँ से गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और वो हैप्लॉइड कंडीशंस के होते हैं, हैप्लॉइड नंबर के होते हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं हम। आइसोगैमेट्स जिनको हम होमोगैमेट्स भी बोलते हैं और दूसरा क्या होता है? हेट्रोगैमेट्स। आइसो मीन्स होता है सेम और होमो मीन्स भी क्या होता है? सेम, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर इन अपीयरेंस, वो एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर आप उनको देखोगे तो वो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे दिस इज मेल गैमेट्स एंड दिस इज द फीमेल गैमेट्स। एल्गी के अंदर और क्लेडोफोरा के अंदर ये स्टडी किया गया है। हेट्रोगैमेट्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो हमने इसके अंदर देखा था। यहाँ देखो, दिस इज द मेल गैमेट्स एंड दिस इज द फीमेल गैमेट्स। दोनों की स्ट्रक्चर बहुत अलग है। यहाँ पर स्पर्म के अंदर टेल है, स्मॉल स्ट्रक्चर होती है एज कंपेरिजन टू द एग। एग राउंडेड शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो उसमें क्या होता है, आप अलग अच्छे से बता पाते हैं कि दिस इज द मेल गैमेट एंड दिस इज द फीमेल गैमेट्स। कुछ एल्गीज के अंदर देखी गई है, फ्यूकस और ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होते हैं? हेट्रोगैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। मेल गैमेट्स प्लांट्स के अंदर हम बोलते हैं कई बार उनको एंथ्रोजोइट्स या फिर स्पर्म। ह्यूमन बीइंग के अंदर उसको स्पर्म बोला जाता है या फिर एनिमल्स के अंदर उसको स्पर्म बोला जाता है। फीमेल गैमेट्स को एग या फिर ओवम बोला जाता है। और उसके साथ साथ क्या होगा? गैमेट्स का ट्रांसफर होगा। अगर प्लांट्स के अंदर है तो हम वहाँ पर उसको बोलते हैं पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स या फिर ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स from the stigma to the style, from the anther to the stigma, that is the pollination। और ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स भी होता है, जिसके साथ ही उनका कॉम्बिनेशन होगा।
इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज मोटाइल एंड स्विम टुवर्ड द फीमेल गैमेट्स। ये मोस्ट ऑफ केसेस क्या होता है कि मेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं और वो फीमेल गैमेट्स की तरफ स्विम करके या फिर जो भी मोड ऑफ ट्रांसफर होता है उसके थ्रू वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं। एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनको वाटर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए या फिर गैमेट्स को मूवमेंट करने के लिए। तभी तो हम ब्रायोफाइट्स या फिर टेरिडोफाइट्स को हम ये बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स, एम्फीबियन प्लांट्स बोलते हैं उनको। इन हायर प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी, वहां से ट्रांसफर होकर वो फीमेल पार्ट जो स्टिग्मा होता है वहां तक आएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर सेल्फ फर्टिलाइज्ड एज स्टिग्मा एंड एंथर आर प्रेजेंट क्लोज बाय। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि वहां पर ही एंथर्स प्रेजेंट है, वहीं पर क्या है स्टिग्मा प्रेजेंट है। उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्रॉस मतलब कि एक प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर है, दूसरे प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर है और वहां से एंथर को फीमेल पार्ट फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर करना है। तो किसके थ्रू जाएगा, इस ट्रांसफर को हम बोलते हैं पोलिनेशन। और किसके थ्रू जाएगा, दैट इज द पोलिनेटिंग एजेंट्स। जैसे विंड है, इंसेक्ट्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वाटर है वो भी होता है, ह्यूमन बीइंग है, अलग अलग क्या होते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। डायोसियस एनिमल्स हैव स्पेशल मैकेनिज्म्स फॉर द गैमेट ट्रांसफर। डायोसियस एनिमल्स के लिए जो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होता है दैट मैकेनिज्म इज डिफरेंट। सेकेंड इवेंट क्या आता है इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन। ये था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, सिनगैमी। इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कि जब गैमेट्स का फ्यूजन एक्सटर्नली होता है, बॉडी से बाहर होता है, तब उसको एक्सटर्नल फ्यूजन बोला जाता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आर वनरेबल टू द प्रेडेटर्स। एल्गी, फिशिज और एम्फीबियंस के अंदर ये देखा गया है। जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइज्ड एनवायरनमेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर प्रेडेटर्स का जो इफेक्ट होता है या फिर प्रेडेटर्स उनको खाना जाए, उनका जो रिस्की जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जैसे एल्गी है, फिश है, एम्फीबियंस, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल के अंदर हायर के अंदर ये देखा गया है। और फीमेल बॉडी के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स है वो होता है और उस वहाँ पर फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्दर ग्रोथ है वो कंप्लीट होती है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर क्या होगा कि अब जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड। डिप्लॉइड होता है क्योंकि गैमेट्स क्या थे, हैप्लॉइड थे, दो गैमेट्स फ्यूज हुए हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट अंडरगो द फर्दर डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। अब जाइगोट के अंदर क्या होगी, फर्दर डिवीजन होगी, माइटोसिस होता है, उसके बाद वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में डेवलप कर जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। In algae and the fungi, the zygote form a thick wall around itself to resist desiccation and damage and germinates only after a resting period when favorable conditions returns. एल्गी और फंजाई के अंदर क्या होता है कि जो जाइगोट्स होते हैं वो अपने ऊपर एक थिक वॉल की कवरिंग कर लेते हैं जब तक उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, वो उसी फॉर्म में उसी फेज के अंदर प्रेजेंट रहेंगे और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगे तो इस सिस्ट को तोड़कर बाहर आ जाएंगे वो और उसके बाद वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी देखा गया है कि उनके अंदर हैप्लॉइड फेज होती है वो डोमिनेंट फेज होती है और जाइगोट जो होता है वो थोड़े से टाइम के लिए आता है। और जाइगोट जब बनता है तो मियोसिस के बाद वो दोबारा से हैप्लॉइड स्पोर की फॉर्मेशन कर लेते हैं और मेन बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड बॉडी होती है, इसलिए उनको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है कि जो मेन बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है और जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है और जाइगोट डिप्लॉयड बनेगा और उसके अंदर जस्ट मियोसिस हो जाएगा और जो मेन बॉडी बाद में बनेगी वो फिर से हैप्लॉइड कंडीशंस की होगी।
उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। जो जाइगोट है उसके अंदर डिवीजन होगा, वो एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो जाएंगे और एम्ब्रियो अब डेवलप करेगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम ए जाइगोट। अब जाइगोट से एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशंस। जाइगोट के अंदर क्या होंगी, सेल डिवाइड करेंगी और वो डिफरेंशिएट करेंगी, उससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। सेल डिवीजन होगा जिससे सेल नंबर और मास नंबर है वो इंक्रीज कर जाएगा। सेल डिफरेंशिएशन, सेल अंडरगो मॉडिफिकेशन टू फॉर्म ए स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गन्स। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पार्टिकुलर सेल्स को फंक्शंस गेन कर लेना। तो जो भी सेल्स बनेगी वो टिश्यू बना रही हैं या ऑर्गन्स बना रही हैं, उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है। पहले नंबर बढ़ेगा, उनके बाद उसका सेल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं हम। वो ऑर्गेनिजम्स जो एग ले करते हैं उनको हम ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। कि फर्टिलाइज्ड एग ले डाउन हो जाता है विच इज कवर्ड बाय ए हार्ड कैल्सरस सेल, और उसके ऊपर क्या होती है कि हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होती है। यंग वंस उसी के अंदर मैच्योर करेंगे और आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, वो उसके बाद उस एग को तोड़कर बाहर निकलेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज द हैचिंग, और ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर देखा गया है। विविपेरस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को विविपेरस बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद जो यंग वंस बनेगा वो फीमेल बॉडी के अंदर बनता है, और वो फिर एक आफ्टर सर्टेन पीरियड उस ऑर्गेनिज्म को बर्थ करती है, उन यंग वंस को बर्थ करती है। दैट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। Embryogenesis is inside the female body and young ones are delivered out. Embryogenesis फीमेल बॉडी के अंदर होगी और एक पर्टिकुलर सर्टेन पीरियड के बाद ही उनकी डिलीवरी होगी। डिफरेंट एनिमल्स हैव ए डिफरेंट गेस्टेशन पीरियड। जो विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हम बोलते हैं दैट इज द गेस्टेशन पीरियड, कि इनसाइड द मदर वोम जो फीमेल बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो है वो कितने टाइम तक ग्रो कर पाता है एक डिलीवरी होने के लिए, तो वो एक सर्टेन पीरियड होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे अगर हम बात करते हैं कैट्स के अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड होता है, डॉग्स के अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। दैट टाइम पीरियड इज नोन एज द गेस्टेशन पीरियड। यहाँ पर जो हमने बोला था ना कि ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो एग्स होते हैं उनके अंदर ये इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, और जो फीमेल बॉडी होती है यंग वंस को बर्थ करती है उसके अंदर इसको गेस्टेशन पीरियड बोलता है। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जाइगोट ट्रांसफर किसके अंदर कर जाएगा, डेवलप इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो कंप्लीट होती है एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, और वहां पर वो एम्ब्रियो में डेवलप करेगा। तो ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, और ओवरी से फ्रूट बनेगा। प्लांट्स के अंदर जो ओव्यूल होता है फीमेल पार्ट, उससे क्या बनेगा, सीड्स बनेंगे उस प्लांट्स के अंदर, और उस ओवरी से जो फीमेल पार्ट ओवरी है उससे वहां पर फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। तो ये याद रखना कि ओव्यूल रिस्पॉन्सिबल है सीड की फॉर्मेशन के लिए, और ओवरी रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए। सीड्स क्या करते हैं, सीड्स डिवेलप ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द पेरिकार्प। सीड के आउटर कवरिंग को हम पेरिकार्प बोलते हैं, गेट डिस्पर्स, और सीड क्या डिस्पर्स कर जाएंगे, उसके जो पेरिकार्प है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, प्रोटेक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होती है। They germinate into the new plants after getting a suitable medium and conditions. और जब इन सीड्स को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो इनके जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो मिल जाएगा, तो उन पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ये जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो जाइगोट्स अंडरगो द क्लीवेज टू फॉर्म ब्लास्टूला एंड देन आफ्टर गैस्ट्रूला एंड 3 जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म्ड। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है कि जाइगोट बनेगा पहले, उसके अंदर क्लीवेज होगी, जो माइटोसिस की ही दूसरी फेज होती है, उसमें डिफरेंस होता है। क्लीवेज और माइटोसिस के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन जो जाइगोट के अंदर डिवीजन होती है उनके हम क्लीवेज बोलते हैं। उसके बाद वहां पर ब्लास्टूला बनेगा, और ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला बनेगा। गैस्ट्रूला के अंदर 3 जर्म लेयर होती हैं। ये जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म होती हैं। इन तीनों जर्म लेयर से ही आगे जाके स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, या फिर ये तीनों जर्म लेयर डिफ्रेंशिएट करती हैं पर्टिकुलर टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर। उस ऑर्गेनिज्म के टिश्यू कैसे बनने हैं, ऑर्गन्स कैसे बनने हैं, ये डिसाइड करेंगे उसकी पर्टिकुलर जर्म लेयर्स, तीनों की तीनों। एक प्रोसेस और होता है
ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, दैट इज द पार्थिनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर एक ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और वो फिर भी न्यू ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। हनी बीज के अंदर देखा जाता है। स्टेराइल ड्रोन्स जो होते हैं, हैप्लॉइड सेट उनका जो ड्रोन्स होते हैं मेल हनी बी को हम ड्रोन्स बोलते हैं, जिनकी वो हैप्लॉइड कंडीशंस की होती हैं, हैप्लॉइड में होती हैं, और जो फीमेल हनी बी होती है वो डिप्लॉइड होती है। तो वो दे आर प्रोड्यूस्ड द फीमेल गैमेट्स। जो फीमेल गैमेट्स होते हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और वो फीमेल गैमेट्स ही हैप्लॉइड मेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रो कर जाएंगे या फिर ड्रोन्स के अंदर ग्रो कर जाएंगे, और वो स्टेराइल होते हैं ड्रोन्स, वो फर्टिलिटी के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। ये लिजार्ड्स, टर्की और रोटिफर्स के अंदर भी देखा गया है। एक फिनोमिनन और होता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सीडलेस फ्रूट ग्रो करते हैं। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इन सम प्लांट्स टू गेट सीडलेस फ्रूट्स। सीडलेस फ्रूट गेन करवाने के लिए हम पार्थिनोकार्पी करते हैं प्लांट्स के अंदर। एडवांटेज क्या होते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शंस की? मेनली एडवांटेज क्या होती है कि टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिससे इंटरमिंगलिंग ऑफ जीन्स होगा, कि एक्सचेंज ऑफ जीन्स होगा, और वो वेरिएशंस के साथ न्यू ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस्ड होगा। जेनेटिकली आइडेंटिकल्स नहीं होता, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड, कि डीएनए का अमाउंट सेम होगा लेकिन उसमें वेरिएशंस होती हैं। जेनेटिकली वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती, वेरिएशंस वहां पर होती हैं सेक्सुअल प्रोडक्शंस के अंदर। और जो ये वेरिएशन होती हैं ये स्पीसीज को इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल, हैंस इन द इवोल्यूशनरी एडवांटेज। ये एडवर्स कंडीशंस के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कैपेबल करवाती हैं वेरिएशंस, और जो वेरिएशंस डिपॉजिट होती रहती है वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होंगी, बाद में जाकर वो एक न्यू स्पीसीज के अंदर और ग्रो कर जाएंगे, उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। और इवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सब कुछ था रिप्रोडक्शंस के बारे में। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू अगेन।